I am Professor Narendra Bahodikar in Mathematics Department of NIT Engineering College. So today my topic is another new topic is a differential equation. ये differential equation ये आज का हमारा टॉपिक है. Then अब differential equation लास्ट टाइम मैंने आपको derivatives के बारे में पढ़ाया था. अब derivatives और differential equation both are that will be similar topic in that field, in that mathematics field. So therefore that time and today is the topic of differential equation. अब ये differential equation जब हम पढ़ते हैं तो differential equation के बारे में हम थोड़ा सा डेफिनेशनली इसका देखते हैं differential equation होता क्या है. अब differential equation that is हम यहाँ पे दिखाया, मैंने एक definition मैंने आपको दिखाया है. Differential equation is involving independent variable of x and dependent variable of y and that the coefficient of dy by dx. अब dy by dx that is a differential coefficient है. ये dy by dx it is a differential कोफिशिएंट है जिसमें हमें यहाँ पे दिखाया गया है dy by dx, y is a dependent variable and x is a independent variable. So both are, then again d square y upon dx square is also differential equation, but it will be order is 2. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और आने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकते हैं ऑर्डर 3, ऑर्डर 4. तो इस टाइप के हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कनेक्टेड मिलते हैं. बट इसमें एक चीज आपको बराबर आइडेंटिफाई करना है कि हमारा y जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. नाउ दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. और ये dy by dx इसे फिर से लिखते हैं, dy by dx को हम पढ़ते हैं और आगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ते हैं. तो इस टाइप का हमारा डिफरेंशिएबल इक्वेशन है dy by dx. ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है. देन d square y upon dx is also differential equation but order is 2. Another d cube by dx cube, this is the order 3. Then many more order of the differential equation should be connected and that is a differential equation. Then next मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है. पहला एग्जांपल है dy by dx. ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है. dy by dx इक्वल्स टू 1 plus x plus y. ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है. इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कनेक्टेड मिलेंगे. देन मैं फर्स्ट इस टॉपिक पे आता हूँ. पहला जो मेरा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे पूरा डीपली जाके पढ़ना है, तभी जाके आप इसके सीईटी के क्वेश्चन या जेईई के क्वेश्चन आप डेफिनेटली इजीली सॉल्व कर सकते हो. इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल से बेसिक है और ये बेसिक हमारे माइंड में फिट होना चाहिए, तब हम जाके आने वाले क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो जेईई या सीईटी के, आप कोई भी सॉल्व आउट कर सकते हो. इसलिए यहाँ पे बराबर हमें क्रिएट करना है कि हमें छोटी छोटी चीजें को बराबर लेके चलना है. तो मैंने यहाँ पे वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी है. तो पहला मैंने टॉपिक दिखाया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये ऑर्डर हमें आइडेंटिफाई करना है. डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखते हैं. तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव्स. जहां हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव्स मिलता है उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डर कहेंगे. अब देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी क्रिएट किया हुआ. मैंने एग्जांपल जैसे मैंने क्रिएट किया हुआ है वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स. इसका मतलब इसमें जो मैं एरो दिखाया हुआ है वो देखो, ये होता है मेरा ऑर्डर, ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. इसलिए इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर को ऑपरेट करते हैं जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव्स होते हैं. अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव्स इज 2, तो ऑर्डर शुड बी 2. तो यहां से हमें यहाँ पे पिकअप करना है, यहां से हमें बैलेंस करना है कि हमारा हाईएस्ट जहां डेरिवेटिव्स मिलेगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स मिलेगा वही हमारा ऑर्डर होगा. तो इस तरह से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पहली क्लियर मैंने कर दिया, कंडीशन मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है कि ऑर्डर यानी जिस पे हाईएस्ट डेरिवेटिव्स अप्लाई किया गया हो
वही होता है ऑर्डर। तो मैं आपके सामने एग्जांपल भी रखा हुआ है। देन अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे आता हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरी डिग्री। अब ऑर्डर और डिग्री का कंबाइन क्वेश्चन आता है, तो मैं यहाँ पे डिग्री भी आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। डिग्री के भी डेफिनेशन यूज करते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखते हैं उसे भी क्या कैसे करेंगे। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हम डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डिग्री हम इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर है, उसके ऊपर कोई पावर आता है तो हम उसे कहते हैं डिग्री। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपके सामने क्रिएट कर दिया है। एक एग्जांपल से हमें यहाँ पे समझ में आता है कि हम किस तरह से हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम डिग्री को अप्लाई कर सकते हैं। देन देखो पहला एग्जांपल मैंने लिखा है d पावर 4 y अपॉन dx पावर 4। ये मेरा हाईएस्ट डेरिवेटिव्स है। अब ये हाईएस्ट डेरिवेटिव्स में ऑर्डर 4 है, और यहाँ पे देखो उसके कंप्लीट मैंने एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उस ब्रैकेट में मैंने लिखा है पावर 3 लिखा हुआ है। यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव्स को पावर लगा गया है और उस पावर को कहते हैं डिग्री। ये देखो मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो इस तरह से हम डिग्री को आइडेंटिफाई करते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये देखिए एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आपके सामने है, और सेकंड एग्जांपल है x स्क्वायर ब्रैकेट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, इसमें मुझे आइडेंटिफाई करना है। मैं इसमें आइडेंटिफाई करूंगा, एक एग्जांपल मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ, इसमें मैं आइडेंटिफाई करूंगा ऑर्डर और डिग्री। चलो देखते हैं ऑर्डर और डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले जो ये आपका एग्जांपल है सेकेंड, यहाँ पहला x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये जो अंडर रूट वाली टर्म है, अंडर रूट वाली टर्म को यहाँ से निकाल दो, और अंडर रूट वाली टर्म हम यहाँ से निकालते हैं तो हमें ऑर्डर भी मिलता है और हमें डिग्री भी मिलती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है। कभी भी आपको अंडर रूट वाली टर्म या कोई पावर वाली टर्म दिखती है तो आप उसे निगलेक्ट कर दो। तो देयरफॉर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दूं बोथ साइड तो अंडर रूट निगलेक्ट हो जाएगा, अंडर रूट हमारा निगलेक्ट होगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं तो x स्क्वायर को फिर से स्क्वायर करते हैं तो उसका पावर डबल हो जाएगा, यानी x रेज़ टू पावर 4। ये देखो अभी यहाँ पे हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, इसको स्क्वायर करते हैं तो ये देखो कंप्लीट स्क्वायर आ गया। आगे कंप्लीट स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया आपका अंडर रूट निकल गया। यहाँ से मुझे अभी यहाँ पे ऑर्डर भी दिखता है और यहाँ पे मुझे डिग्री भी दिखती है। इसका मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव्स जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव्स है, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स हमारा 2 है तो उसको कहते हैं ऑर्डर इज 2। और फिर उस हाईएस्ट डेरिवेटिव्स को पावर लग गया है उसे कहते हैं डिग्री। यहाँ पे 2 पावर लगा हुआ है इसलिए उसे कहते हैं डिग्री। यानी ऑर्डर और डिग्री हमारे इजीली हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये पहला टॉपिक है अपना। इस टॉपिक को बराबर हमें यहाँ पे देखना है। अगर कभी क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, सीईटी में आते हैं या जेईई में आते हैं, तो आपको बराबर आइडेंटिफाई करना है। चलो मैं और एक एग्जांपल के तौर पे आता हूँ। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने रखा गया है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, यह है डेरिवेटिव्स बट सेकेंड ऑर्डर, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव्स है। बट यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में मैंने ब्रैकेट लिखा है y प्लस dy by dx होल स्क्वायर बट कंप्लीट अनदर पावर इज 1/4। अब ये 1/4 पावर को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में 1/4 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा वो आपको भी पता है। 1/4 को शिफ्ट करते हैं तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, वो पावर कितना हो जाएगा
4 होगा, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव्स को कितना पावर लगेगा, 4 पावर लगेगा। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है अभी ऑर्डर और डिग्री। इसका मतलब जहां पे हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव्स दिखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स यानी ऑर्डर, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है शुड बी 2, और डिग्री यानी उस डेरिवेटिव्स को आपका पावर लग गया, जो कंप्लीट पावर लगता है उसे कहते हैं डिग्री। तो ये देखो यहाँ पे आपको 4 मिल रहा है, दैट इज इट शुड बी ऑर्डर 2 एंड डिग्री इज 4। तो इस तरह से बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है इस ऑर्डर और डिग्री के बारे में। तो ये दो एग्जांपल है, दो एग्जांपल मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हुए हैं, आप इजीली इसे क्लियर कर सकते हो उस असाइनमेंट को। तो देन ये मेरा जो पहला टॉपिक था ये बड़ा सिंपल है, ये मुझे डीप में जाना था, डीप से ही उठाना था, मुझे ये समझाना था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, डेरिवेटिव्स जिसमें ऑर्डर होते हैं उसे हम कहते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव्स। इतना आपको ध्यान में रखना है बराबर। अब यहाँ पे मेरा दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक जो चलने वाला है मेरा वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म का। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीटी के सिलेबस से और जेडब्ल्यू के सिलेबस से, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। कुछ नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव्स ही आना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने आपको डेरिवेटिव्स का टॉपिक पढ़ाया था, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले भी मैंने आपको कहा था लर्न करो। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत सिंपल होते हैं अगर हम इस तरह के टॉपिक को बराबर अपने दिमाग में लेके चलते हैं। देखिए पहला टॉपिक है हमारा दूसरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कहीं ना कहीं आपके पास एक फंक्शन आएगा। अब फंक्शन इस तरह से हो सकता है, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ कर्व। अब फैमिली ऑफ कर्व आपके सामने इस तरह का इक्वेशन आ सकता है, फंक्शन एफ ऑफ x, y, कांस्टेंट a, कांस्टेंट b, डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता कितने कांस्टेंट आने वाले मुझे कुछ भी नहीं पता कितने कांस्टेंट आने वाले हैं, इक्वल टू 0। ऑल दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, और इस टाइप के जो भी इक्वेशंस आते हैं आपके पास, इस टाइप को इक्वेशन को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब इस फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। इस फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना यानी यहाँ पे हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, वी एलिमिनेट, मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना है कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट ए बी सी डी व्हाटएवर, जो भी कांस्टेंट होंगे वो मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना है। ओके, एलिमिनेट यानी निगलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मैं उस इक्वेशन को हाथ से निगलेक्ट कर दूं, उसे हमें यहाँ पे डेरिवेटिव्स करके निगलेक्ट करना है। देन we eliminate the constant, then obtain the differential equation of order n order। अब यहाँ पे n order, इसका मीनिंग मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। सिंपल मीनिंग है, अगर आपके पास फंक्शन है और उस फंक्शन में आपके पास कांस्टेंट 1 आता है, कोई भी एक कांस्टेंट आता है तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 1। अगर कांस्टेंट 2 आते हैं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 2। कांस्टेंट 3 आते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 3। ऐसे चलते रहेंगे कंटेंट, जितने कांस्टेंट उतने डिफरेंशिएबल ऑर्डर आते रहेंगे। ये ध्यान में रखना आप लोग, जितने कांस्टेंट है उतने आपके डेरिवेटिव्स पे ऑर्डर आते रहेंगे, राइट। तो ये पहले समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें जितने कांस्टेंट दिए गए हैं उतना ही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अगर कांस्टेंट 1 है तो डेरिवेटिव्स का ऑर्डर 1 होगा, यानी dy by dx। कांस्टेंट 2 है तो डेरिवेटिव्स का ऑर्डर होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यानी सेकंड ऑर्डर कहते हैं। कांस्टेंट 3 है तो डेरिवेटिव्स का ऑर्डर होगा 3, राइट। ऐसा आपको चलते रहना है। ओके, तो देन इसे अभी इसी टॉपिक को हम यहाँ पे देखे स्टार्ट करते हैं सिंपल वे से। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, सिर्फ बराबर ध्यान दो, हमें यहाँ पे कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, यानी जो भी कांस्टेंट आएंगे उसे हमें निगलेक्ट करना है। ओके, देन फर्स्ट एग्जांपल शुड बी देयर। फर्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन पे ये, द फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन है, देखो यहाँ पे फंक्शन है y इक्वल टू कैपिटल A e पावर 2x प्लस कैपिटल B e पावर माइनस 2x, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में मेरे पास 2 कांस्टेंट है,
इसका मतलब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 आने वाला है। यह आपको बराबर यहां से जज करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल है, ई पावर का डेरिवेटिव ऑपरेट करना, ई पावर -2x का डेरिवेटिव ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने ब्रेक होने वाले हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो y फंक्शन है, इसका मतलब dy बाय dx होगा। dy बाय dx ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, a इज कांस्टेंट है, e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x इनटू 2 ये होता है, क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हमारे मल्टीपल में आएगा, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x into 2 plus b is also constant as it is. Then e power minus 2x का डेरिवेटिव e पावर -2x into -2। तो ये हो गया आपका पहला डेरिवेटिव कंप्लीट। अब इसी को और एक डेरिवेटिव करना है, बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ पे 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं, 2 हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, कैपिटल A और कैपिटल B। तो हमें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं dy बाय dx को फिर से डेरिवेटिव करता हूं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे dy बाय dx को मैं फिर से डेरिवेटिव करने जा रहा हूं, तो वो हो जाएगा d2y अपॉन dx²। डबल डेरिवेटिव मिलेगा आपको, इसे कहते हैं आप डबल डेरिवेटिव। तो आपको और एक डेरिवेटिव मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 है, राइट। तो चलो राइट हैंड साइड आते हैं, a शुड बी कांस्टेंट, अगेन e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x into 2, और ये जो साइड में बैठा हुआ 2 वो जैसे का वैसे ही रहेगा, उसे हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगेन प्लस b e पावर -2x, e पावर -2x से रिड्यूस e पावर -2x into -2, और ये -2 साइड वाला जो बैठा है इसे एज इट इज रखना है। Then 2 2s are 4, 2 2s are 4, negative should be positive, then 2 2s are 4, 4 should be common निकालते हैं, तो हमारे पास टर्म क्या आती है देखते हैं, d2y अपॉन dx², और टर्म हमारे सामने आती है +4, यहाँ पे इक्वल टू +4, और ब्रैकेट में a e पावर 2x प्लस b e पावर -2x। अब ये तो हमारा फंक्शन है a e पावर 2x प्लस b e पावर -2x, ये हमारा फंक्शन है। अब ये फंक्शन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देख लो, इस फंक्शन को हम y लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा आंसर कंप्लीट हो गया। जो फंक्शन दिया था उससे हमने डेरिवेटिव्स फॉर्म किए, जो फंक्शन हमें दिया गया था उससे हमने डेरिवेटिव्स फॉर्म किए, और डेरिवेटिव्स का ऑर्डर है 2, यानी d2y अपॉन dx² इक्वल टू 4y। अब ये होता है हमारा फंक्शन a e पावर 2x प्लस b e पावर -2x, इसलिए मैंने इसे नोटेशन दिया है y शुड बी फंक्शन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, तो फर्स्ट ये जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये प्रॉब्लम बड़ा आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। कभी भी आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे, 4 ऑप्शंस में आपको चेक करना है। अब 2 ऑप्शन तो आपके दिमाग में इजीली स्ट्राइक हो जाएंगे, कैसे, जितने कांस्टेंट आपको दिए गए हैं उतने ही डेरिवेटिव्स आने वाले हैं। यहाँ पे 2 कांस्टेंट अप्लाई किए गए थे, तो देखो यहाँ पे हमारे सामने 2 और डेरिवेटिव्स का ऑर्डर 2 है, तो यहाँ से हम जल्दी आंसर पिकअप कर सकते हैं, जल्दी अपने दिमाग में स्ट्राइक कर सकते हैं कि हाँ जितने कांस्टेंट हैं उतने ही डेरिवेटिव्स ऑपरेट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके स्क्रीन पे है, और इस तरह के प्रॉब्लम मैंने असाइनमेंट में भी रखा हुआ है। आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करो कि हम ये प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड में जाएगा। मेरा कहना ये है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके माइंड में जाएगा सारी चीजें, इसलिए प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ना है। मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे एक क्वेश्चन सॉल्व करो या 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, आप सॉल्व करके देखो, आप डेफिनेटली सक्सेस रहोगे इस पे। चलो अब यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन भी अप्लाई करता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, देखते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से फॉर्म करना है। अब यहाँ पे मेरे पास फिर से और एक फंक्शन दिया हुआ है,
अब ये फंक्शन है, देखते हैं, ये फंक्शन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। फिर से यहाँ पे a और b ये हमारे कांस्टेंट है, a और b हमारे कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली मेरा जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन का ऑर्डर 2 आने वाला है। ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। ये होती है हमारी सोचने की ताकत। जितना आप सोचोगे जल्दी आंसर आपके हाथ में आएगा, बहुत जल्दी आपके आंसर आपके हाथ में आने वाला है, क्योंकि बड़े सिंपल सा टर्म्स होते हैं। तो ये होता है फंक्शन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, आपके स्क्रीन पे है, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, और इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। अब x से जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं y फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाय dx, यानी फर्स्ट ऑर्डर आ गया, dy बाय dx, देन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये सभी को पता है, a इज कांस्टेंट, बट यहाँ पे b शुड बी कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब b हमारा कांस्टेंट वैल्यूज है, और कांस्टेंट वैल्यूज का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये हमने यहाँ पे पिक्चर किया हुआ है। तो पहला आंसर मुझे मिल चुका है, dy बाय dx इक्वल्स टू टॉइस x इनटू a, ये है dy बाय dx, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है। देन अगेन मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं फिर से इस इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करता हूं, बिकॉज मुझे सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए। अब क्यों चाहिए मैं आपको बता चुका हूं, सेकेंड डेरिवेटिव मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे पास 2 कांस्टेंट है, और जहां मेरे पास 2 कांस्टेंट है तो मुझे सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए। तो मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, देखते हैं डिफरेंशिएट। तो ये हो गया dy बाय dx का, फिर से मैं डेरिवेटिव करूंगा तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, और x का डेरिवेटिव 1 टॉइस a आ गया। लेकिन यहाँ पे a आ चुका है, a ये जो कांस्टेंट है, ये a कांस्टेंट इल्यूमिनेट नहीं हुआ, निगलेक्ट नहीं हुआ। अब ये a कांस्टेंट को हमें यहाँ से निगलेक्ट करना है। अब निगलेक्ट करना है तो हम फिर से डेरिवेटिव नहीं कर सकते, बिकॉज हमें जितने कांस्टेंट दिए थे उतने हमने डेरिवेटिव कर दिए, इससे ज्यादा हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते। अब ये कांस्टेंट को टॉइस a को हमें यहाँ से हमें निगलेक्ट करना है, या टॉइस a को भी आप निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बोथ आर कांस्टेंट। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट लिखा हुआ है साइड में, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो dy बाय dx इक्वल्स टू जो मेरा आंसर था टॉइस x इनटू a, टॉइस x इनटू a, तो मैं यहाँ पे टॉइस a की वैल्यूज निकालता हूँ। अगर यहाँ से मैंने टॉइस a की वैल्यूज निकाला तो ये x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो 1 अपॉन x हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू टॉइस a। ये इस तरह से मुझे टॉइस a की वैल्यूज मिली। अब ये टॉइस a की वैल्यूज मैं अप्लाई करता हूँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में, तो देयरफॉर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू टॉइस a की जो वैल्यूज है मेरे पास, जो मैंने राइट हैंड साइड में निकाल के रखी है, 1 अपॉन x dy बाय dx। देन हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय, ये x को हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो माइनस dy बाय dx इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट मेरा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। बड़े सिंपल से कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल सा डेरिवेटिव है, मुझे यहाँ पे कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी मेथड मैंने अप्लाई किए मैंने आपके सामने रखी हुई है, सारा मैंने पिक्चर आपके सामने बराबर प्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको बराबर ब्रेक करना है, और ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सभी आता है आप लोगों को। डिफरेंशिएट ऑफ x आता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है, सभी के डेरिवेटिव आप लोगों को आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको नहीं आता होगा। तो देन हमें यहाँ पे बराबर दिमाग लगा के काम करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं, सीटी के एग्जाम में, जेट और जे के एग्जाम में आती हैं। तो हमें स्टूडेंट बराबर ये क्वेश्चन हमें बराबर हाईलाइट करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने ही होंगे और एक आंसर आपको करेक्ट ढूंढना है इसमें। तो नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, ये देखो बड़ा ये जेई का क्वेश्चन है, ये दिया गया है जो क्वेश्चन है जेई से लिया हुआ है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जेई के आपको 5 मार्क्स में आते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस तरह का क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी वही तीसरा क्वेश्चन मैं जो आपके सामने ब्रेक कर रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन भी वही है,
वही क्वेश्चन है, y फंक्शन है और y फंक्शन में दो कांस्टेंट है, a और b, कैपिटल A और कैपिटल B। इसका मतलब मेरा सेकेंड ऑर्डर आना ही है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मुझे लाना ही है और आएगा ही, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आने हैं, बिकॉज यहाँ पे टू कांस्टेंट है, इस फंक्शन में टू कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन का मैं पहले डेरिवेटिव्स करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x से। तो पहला डेरिवेटिव्स देखते हैं, अभी यहाँ पे साइन और कॉस के डेरिवेटिव्स आना चाहिए आपको और लॉग के भी डेरिवेटिव्स आना चाहिए। तो देखते हैं डेरिवेटिव्स कितना सिंपल है, कितना इजीली ब्रेक होता है ये। अब ये सब आप फैमिलियर हो इससे, कॉस का डेरिवेटिव्स आता है आपको, साइन का डेरिवेटिव्स आता है, लॉग के डेरिवेटिव्स आते हैं और बड़े सिंपल सिंपल से डेरिवेटिव्स है, ऐसा कोई टफ नहीं है। तो यहाँ पे पहला जब डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं मैं स्टूडेंट, ये देखते हैं हम पहला डिफरेंशिएट क्या होगा मेरा। तो देखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आप डरिए मत, ये क्वेश्चन को देखो हम किस तरह से ब्रेक करते हैं। तो y फंक्शन है, फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव्स ऑपरेट करते हैं तो dy बाय dx लिखते हैं, ये होता है हमारा dy बाय dx। फर्स्ट डेरिवेटिव्स हो गया, a कांस्टेंट हो गया। अब ये cos, पहले cos फंक्शन है, cos फंक्शन के एंगल में log है, तो cos फंक्शन का जब डेरिवेटिव्स करते हैं तो cos का डेरिवेटिव्स होता है माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव्स होता है माइनस साइन एंड देन log एंगल टर्म एज इट इज। उसके बाद हम जो एंगल में साइन के एंगल में जो टर्म है cos के एंगल में, उसका हम डेरिवेटिव्स करते हैं। cos के एंगल में क्या है, cos के एंगल में log बैठा हुआ है और ये log का डेरिवेटिव्स हमें पता है क्या होता है, तो log का डेरिवेटिव्स होता है 1/x। ये देखो पहला टर्म इजीली क्लियर हो गया। प्लस b शुड बी कांस्टेंट, अगेन साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव्स cos log एज इट इज, क्योंकि वो एंगल में है, फंक्शन के एंगल में इसलिए एज इट इज। उसके बाद उसका डेरिवेटिव्स करते हैं, log फंक्शन का डेरिवेटिव्स 1/x आ गया। सिमिलरली टर्म है दोनों भी। देन मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड। अगर मैं बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करूं तो ये 1/x राइट हैंड साइड वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। मल्टीप्लाई करना हो तो x dy बाय dx माइनस a, क्योंकि माइनस साइन बाहर निकलेगा, माइनस है साइन log x, और यहाँ पे मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो x/x वो कैंसिल होता है, इसलिए वहां से x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस b cos log x कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड से। अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे यहाँ पे दो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट a और b, टू कांस्टेंट है, इसका मतलब डेरिवेटिव्स का ऑर्डर 2 आने वाला है। अगेन मैं यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करता हूँ। जब मैं डिफरेंशिएट करना जाऊंगा स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड जरा आप नजर उठा के देखो, लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, मैंने मार्क करके रखा है x भी फंक्शन है और dy बाय dx भी फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपको डेरिवेटिव्स के समय पे, प्रोडक्ट रूल ऑपरेट होने वाला है। अब ये प्रोडक्ट रूल यह आपको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव्स यानी dy बाय dx का जो डेरिवेटिव्स होने वाला है वो होगा d2y/dx², ये होगा डेरिवेटिव्स हमारा। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव्स dy बाय dx का डेरिवेटिव्स होगा d2y/dx² प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, तो x का डेरिवेटिव्स 1 होता है, ये भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया। देन राइट हैंड साइड आते हैं, राइट हैंड साइड माइनस a कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन, इक्वेशन नंबर 2 पे जरा देखना है आपको, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन डेरिवेटिव्स ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव्स होता है cos, उसके एंगल का log वाला जैसा का वैसा, फिर log का डेरिवेटिव्स, एंगल का डेरिवेटिव्स हम लिखते हैं और एंगल का डेरिवेटिव्स 1/x, ये हो गया, प्लस b, फिर से cos का डेरिवेटिव्स होता है माइनस साइन, ब्रैकेट लगाया है मैंने, माइनस साइन log एंगल एज इट इज, log का डेरिवेटिव्स 1/x आ गया। देन सिमिलरली अगेन मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड, मैं फिर से मल्टीप्लाई x करता हूँ बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो x into x² d2y/dx² प्लस x dy बाय dx, और यहाँ पे
x वाली राइट हैंड साइड से जितने भी x की टर्म है 1/x कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से मैं इस इक्वेशन में से माइनस साइन बाहर निकालता हूं, कॉमन निकालता हूं, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में रहता क्या है, a cos log x प्लस b sin log x। अब ये तो मेरा फंक्शन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा फंक्शन है, इसलिए मैंने इसे नोटेशन दे दिया y। तो x स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस y। ये हो गया मेरा डिफरेंशिएट कंप्लीट। देखो मेरा सेकेंड ऑर्डर आ गया। तो ये जेई का क्वेश्चन है, जो एक टफ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ आपके सामने दिया हुआ है, और इस तरह के टफ क्वेश्चन भी आते हैं तो आप बराबर सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपके असाइनमेंट में रखे हुए हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व आउट करो। इस तरह की हिंट यूज करना है आपको। जो मैं आपके सामने पिक्चर रखना हूँ उस तरह के क्वेश्चन भी मैंने असाइनमेंट में भी रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ असाइनमेंट के क्वेश्चन और कहीं दूसरी जगह के दे रहा हूँ। मैंने उसी से लिंक रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आपके असाइनमेंट में रखे हुए हैं। आप देखो असाइनमेंट और सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना आप सॉल्व करोगे उतना असाइनमेंट के क्वेश्चन आप क्लियर करोगे। चाहे कोई भी बुक के क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बुक बहुत सारी है मार्केट में अवेलेबल, सीटी जेईई के लिए बहुत सारी बुक है, बट यहाँ पे हमारा फंक्शन और हमारे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन किस तरह से आते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। बुक में आपको नहीं मिलेगा उतना एक्सप्लेनेशन जितना मैंने आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिया हुआ। तो इस तरह के आपको आंसर बराबर ब्रेक करने हैं। आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन में आपको बड़ा कहीं ना कहीं 2 आंसर आपको दिखेंगे जो कहीं ना कहीं मैच करते हुए। अब एक आंसर को बराबर आपको कनेक्ट करना है जो करेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस की भी बहुत जरूरत है। विदाउट प्रैक्टिस हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये थोड़ा सा बल्कि आया हुआ है तो इसे मैं आपको बताता हूँ। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेपरेबल ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इस टॉपिक में क्या होने वाला है अब देखते हैं। इस टॉपिक में हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। जहां x वाला वेरिएबल है वहां पे x वाली टर्म जानी चाहिए, जहां y वाला वेरिएबल है वहां पे हमें y की टर्म भेजनी चाहिए। उसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ओके, तो मैंने वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आया स्टूडेंट तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। In this method, the differential equation can be written in the form. कभी-कभी differential equation इस तरह से भी लिखा आता है। कभी-कभी differential equation इस तरह से भी लिख के आता है dy by dx equal to f of x, y, या फिर ऐसा लिख के आता है f of x dx plus f of y dy equal to 0, या इस तरह से भी लिख के आता है 1 upon f of x dy इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ वाई dx। इस तरह से भी लिख के आता है। तो मेरा कहना यह है कि आपका जो टॉपिक है वेरिएबल ऑफ सेपरेबल, तो मैंने वही पहले कहा वेरिएबल ऑफ सेपरेबल, तो x वाला फंक्शन x के पास जाना चाहिए और y वाला फंक्शन y के पास सेपरेट कर दो, तो इजीली आपको इस फंक्शन का आंसर मिलेगा। तो ध्यान में रखना है, आपको इक्वेशन इस तरह से भी आ सकते हैं dy by dx f of x, y। आपको इक्वेशन इस तरह से भी आ सकते हैं f of x dx प्लस f of y dy इक्वल टू 0। इस तरह का भी इक्वेशन आ सकता है, या फिर इक्वेशन इस तरह का भी आ सकता है 1 अपॉन f of x dy इक्वल टू 1 अपॉन f of y dx। इस तरह का भी इक्वेशन आ सकता है। तो ऑल इक्वेशन आने दो कैसे भी, जहां आपको सोचना है सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, तो आपको x वाला वेरिएबल x के पास ही भेजना है और y वाला वेरिएबल को y के पास ही भेजना है। और आपको सेपरेट करना है। कैसा आप सेपरेट करते हो उससे, और बड़ा सिंपल सा टर्म होता है सेपरेट करना, और कुछ नहीं होता। तो अगर ये सेपरेट होने के बाद आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेट होने के बाद मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है इस इक्वेशन को लेके, थर्ड वाली इक्वेशन को लेके मैंने मेंशन किया हुआ है। तो मैंने y वाली टर्म y के पास भेज दिया है, x वाली टर्म x के पास भेज दिया है। अब इस तरह की इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे आना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को लाना पड़ेगा।
तभी इस तरह की इक्वेशन सॉल्व आउट होंगी। अब इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेट कांस्टेंट सी। अब C इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर इसे कहते हैं इंटीग्रेट कांस्टेंट, ये ध्यान में रखना है हमें। C इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या C इज द इंटीग्रेट कांस्टेंट। तो इस तरह से हमें अभी यहाँ पे इंटीग्रेट भी करना होगा और इंटीग्रेट के लिए हमें तैयार भी रहना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का टॉपिक आपका हो चुका है। ओके, तो इंटीग्रेशन बड़े सिंपल से इंटीग्रेशन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट आपके माइंड में ही वो सारे इंटीग्रेशंस होते हैं। अगर आपने बराबर 10-15 फॉर्मूले बराबर प्रिपेयर किए होते इंटीग्रेशन के, तो बराबर आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे वो फॉर्मूले। थोड़ा सा प्रिपेयर करो आप इंटीग्रेशन को भी, और बड़े सिंपल से मैंने कुछ मेंशन किए हुए हैं, आगे देखते हैं। आगे मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मेंशन किए हुए हैं, देखो उस फॉर्मूले से लिंक हमें क्या सिंपल फॉर्मूले आप लोगों को आता है इंटीग्रेशन के, और देखो यहाँ पे जो ट्रिकी फॉर्मूले मैंने लिख के मेंशन किया हुआ है आने वाले स्टेप में, मैं आपको बताऊंगा आने वाले स्टेप में मैंने आपके फॉर्मूले मेंशन किए हुए हैं। और ये देखो मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कुछ मेंशन किए हुए हैं। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x ये जो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x log ऑफ sec x, इस तरह से आप यूज करते हो इसे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x log ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx, इसे लिखते हैं tan x। ये बराबर रखो स्टूडेंट दिमाग में, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है कि इस तरह के फॉर्मूले हमें बार बार आएंगे। सिंपल फॉर्मूले आप लोग इवेल्यूएट कर सकते हो, लेकिन इस तरह के फॉर्मूले आपको अभी माइंड में रखना हुआ है, तब हम जाके इसके असाइनमेंट और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx ये होता है tan x। देखते हैं आगे थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 plus x square dx, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। ये सिंपल फॉर्मूला है, ये सिंपल फॉर्मूला है 1/1 plus x square dx, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारा, और इसका ही अपोजिट डेरिवेटिव होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसका ही अपोजिट हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा। फोर्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 √1 - x square dx, ये होता है साइन इनवर्स का, ये साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन है 1/1 √1 - x square, ये साइन इनवर्स, ये आपने 12th में प्रूफ किया हुआ है, इस पार्ट को आपने 12th में प्रूफ किया हुआ है, ये साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन यानी कि प्रूफ होता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ sin x, ये भी कहने की शो होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो इसे हम लिखते हैं log ऑफ sin x। एंड देन 6 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, तो इसे लिखा है log ऑफ cosec x माइनस cot x। और बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x भी आता है, जिसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x भी आता है। बहुत सारे फॉर्मूले आपके सामने क्रिएट होते हैं, तो मैं आपको जहां मैं फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मैंने कहने के हिंट किया हुआ है फॉर्मूले, आप सिर्फ बराबर इतने फॉर्मूले आपके माइंड में फिक्स करो और सिंपल फॉर्मूले आप लोग क्रिएट करना स्टार्ट करो। देन अब देखते हैं इसका, मैंने फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे सामने ही प्रेजेंट किया हुआ है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है। अब यहाँ पे मुझे दिया है सिंपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx है, 1 plus x है, 1 plus y square। अब ये इक्वेशंस है, इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे और करेक्ट ऑप्शन हमें सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये dy by dx दिया हुआ है और यहाँ पे f of x और f of y की टर्म दी हुई है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। कि वहां पे आपको क्वेश्चन में तो मेंशन करके नहीं आएगा कि ये सेपरेबल वेरिएबल का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना होगा कि इसे सेपरेट करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या। हाँ, ऑब्वियसली मैं सेपरेट कर सकता हूँ, बिकॉज 1 plus x ये एक टर्म है और दूसरी टर्म है 1 plus y square, ये दूसरी टर्म है, दोनों प्रोडक्ट में, तो मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ इजीली मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि 1 plus y square को डिवाइड कर दो, y सेपरेट द वेरिएबल 1 plus y square को मैं डिवाइड करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/1 plus y square dy, और ये जो आप यहाँ का dx का जो टर्म है
मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स dx, ये देखो इजीली इसका आंसर आता है। अब इस तरह के देखो y वाली टर्म y के पास आ गई है, x वाली टर्म x के पास आ चली गई है, सेपरेट हो गया है। अब इस तरह की टर्म को हमें सॉल्व करने के लिए सिंपल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब सिंपल इंटीग्रेट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटीग्रेट अभी मैंने आपके सामने वही फॉर्मूले रखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस होल स्क्वायर या 1 प्लस वाई स्क्वायर डी बार, इंटीग्रेट y से इंटीग्रेट हो रहा है, इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने रखा हुआ है। इंटीग्रेट ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x यानी dx, x dx का इंटीग्रेशन सेपरेट करते जा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx और इंटीग्रेट कांस्टेंट c। क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस होल स्क्वायर का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन मुझे मिलने वाला है। आपके सामने फॉर्मूला भी मैंने रखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ y, इसीलिए आपका आंसर आ गया। dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। x का इंटीग्रेशन तो उसका पावर बढ़ेगा, उसका पावर इंक्रीज होगा x²/2 और इंटीग्रेट कांस्टेंट c, इस तरह का मुझे आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पे tan इनवर्स वाली टर्म को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो tan मिलेगा, तो y इक्वल टू tan ब्रैकेट x²/2 प्लस x प्लस c ब्रैकेट क्लोज, इस तरह का हमें आंसर मिलने वाला है। बड़ा सिंपल सा टास्क है, आपको कभी भी कोई टर्म सेपरेट करना है तो y वाली टर्म y के पास भेज दो, x वाली टर्म x के पास भेज दो और सिंपल सा इंटीग्रेट ऑपरेट करो। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपके सामने हैं, सिंपल से आपको इंटीग्रेट ब्रेकअप करना है और उस इंटीग्रेट को ब्रेक करके आपके सामने आंसर लेके आना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आपको उतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके ऑप्शन से आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमें आंसर यहाँ पे मिल जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए हमें बराबर ये फॉर्मूले पे थोड़ा सा फोकस करना है। जिस तरह से हम फॉर्मूले पे फोकस करेंगे हम मोर देन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मोर देन जितने आप सॉल्व करना चाहते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं काउंट नहीं करना चाहता, आप मोर देन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसलिए हमें ये सारे फॉर्मूले को ब्रेक करना है, ये बहुत काम में आते हैं ये फॉर्मूले। ये आपके आने वाले ईयर में, आने वाले जो भी आप लेवल पे जाने चाहते हो उस लेवल पे ये फॉर्मूले आप लोगों के सामने आएंगे, इस तरह के टॉपिक आपके सामने आएंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले वो टॉपिक। और आप हायर लेवल पे जाते हो, आप अच्छे स्टडी के लिए जाते हो, तो आप लोगों के ये फॉर्मूले आपके काम में आने वाले हैं। इसलिए इस फॉर्मूले को पिकअप करके रखो, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को फिजिक्स में भी यूज होते हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे फील्ड में यूज होते हैं ये फॉर्मूले। तो इसलिए आप लोगों को ये फॉर्मूले को बराबर पिकअप करके रखना है। या आपकी अभी स्टेप चालू हुई है, आपको एक स्टेप पे पैर रखना है अभी, और ये स्टेप आप लोगों को आपके लाइफ तक सक्सेस करके लेके जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। एजुकेशन शुड बी मस्ट, अब एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये ध्यान में रखना है आप लोग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे भी आता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन भी देखो थोड़ा सा जेई लेवल का क्वेश्चन है। अब ये जेई लेवल का क्वेश्चन है तो देखिए कितना सिंपल ये हमें सॉल्व करके मिलता है, हमें ज्यादा समय नहीं लगता। अगर हमने सोच लिए कि ये क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, y dx प्लस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x और यहाँ पे dy इक्वल टू 0। मैंने आपको जब सेपरेशन इक्वेशन लिखा था, मैंने वो भी लिखा था कि आपको इस तरह का इक्वेशन भी आएगा। सेकंड इक्वेशन लिखा था मैंने, यहाँ पे dx प्लस dy इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में भी इक्वेशन आएगा। तो इस फॉर्मेट के इक्वेशन को भी आप सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज y तो dx यानी डेरिवेटिव यहाँ पे y वेरिएबल है तो यहाँ पे x है, यहाँ x है तो यहाँ पे y है। तो हमारा काम यही होना चाहिए कि हम x वाला टर्म x वेरिएबल के पास शिफ्ट कर देते हैं और y वाला वेरिएबल y वेरिएबल के पास शिफ्ट कर देते हैं। तो यही हमें करना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट। देखो हमें कितना इजीली आंसर मिल जाता है। सेपरेट द वेरिएबल, अब मैं वेरिएबल सेपरेट करने जा रहा हूँ। अगर ये x वाला वेरिएबल यहाँ पे x वाला वेरिएबल को मैं x के पास भेज दूं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड होके आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस
1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x dx, और y वाला वेरिएबल में y के पास शिफ्ट करता हूं, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन y dy इक्वल टू 0। इस तरह से लिखा गया। अब देखते हैं यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख सकते हैं इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं dx प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन को ब्रेक करने के लिए मुझे इंटीग्रेटर ऑपरेट करना पड़ेगा। अब जब मैं इंटीग्रेटर ऑपरेट करता हूं तो देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स ऑफ x dx प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई कॉन्स्टेंट c। अब ये सेकंड इंटीग्रेशन तो मेरे लिए सिंपल है, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब ये 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन इट इज अ वेरी सिंपल। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है log, 1 अपॉन कोई भी टर्म का इंटीग्रेशन लो तो log ही आता है। अब विथ रिस्पेक्ट टू y से है तो हमें y आंसर मिलेगा, यानी log y इधर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखो, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पहले इंटीग्रेशन में अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पे न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, देखो होता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको डेरिवेटिव्स में भी बताया था पहले फॉर्मूले में, पहले टॉपिक में डेरिवेटिव्स के। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे में tan इनवर्स का डेरिवेटिव अगर आपके न्यूमरेटर में बैठा हुआ है तो ये देखो फॉर्मूला मैंने हिंट लगाया है, उसे लिखते हैं इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया है इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx, उसे लिखते हैं log ऑफ f ऑफ x लिखते हैं। यानी अगर इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में बैठा हुआ है तो उसको हम लिखते हैं log ऑफ, उस इंटीग्रेशन का आंसर लिखते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर टर्म लिखते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये सिंपल से फॉर्मूले हैं। तो log ऑफ tan इनवर्स ऑफ x आ गया आपके सामने, फर्स्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल था, log ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है log y और इक्वल टू log c शुड बी इंटीग्रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे सभी जगह लेफ्ट हैंड साइड में log चल रहा है तो राइट हैंड साइड में भी मैंने log लगा दिया, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। c शुड बी कांस्टेंट तो log c भी शुड बी कांस्टेंट, इसमें हमें कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। बिकॉज मैंने इसलिए लगाया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास log आ रहे हैं, इसलिए हमने राइट हैंड साइड में log लगा दिए, इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। देन log प्रॉपर्टी क्या होती है, log a प्लस b, तो हम लिखते हैं log a डॉट b लिखते हैं, वही लिखा गया है। log प्रॉपर्टी से ऑपरेट की गई है, log a डॉट b यानी tan इनवर्स ऑफ x इनटू y, का मतलब log कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, y इनटू tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू c। ये हो गया मेरा आंसर। कितना सिंपल आंसर निकला है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का इतने सिंपल आंसर मैंने फाइंड आउट करके दिया हुआ है। बस हमारी मेथड ही हमारे दिमाग में छपनी चाहिए, हमारे माइंड में क्रिएट होनी चाहिए मेथड, तब हम जाके हम बराबर आंसर निकाल सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट स्टूडेंट, और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे और आपको दिखाया गया है। देखिए ये भी एग्जांपल उतना ही ट्रिकी है, जितना हमें यहाँ पे सोचना चाहिए। जितना हम डिफिकल्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, सिंपल एग्जांपल हमारे सामने इजी आते रहेंगे। हमें सिंपल एग्जांपल से कोई लेना देना नहीं है, हमें डिफिकल्ट एग्जांपल को सॉल्व आउट करना है, यही हमारे माइंड में होना। सिंपल तो आप यूज सॉल्व कर सकते हो अगर आ गया तो, लेकिन डिफिकल्ट आ गया तो क्या करोगे, उसे भी सॉल्व करना आना चाहिए कि नहीं। इसलिए मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सिंपल क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में डाला हुआ है, आप कर सकते हो सिंपल क्वेश्चन। तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन है मेरा। देखिए क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे लेके थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहला टर्म है 3e पावर x और यहाँ पे tan y भी है और यहाँ dx भी है, प्लस ब्रैकेट है 1 माइनस e पावर x और यहाँ sec स्क्वायर y और dy इक्वल टू 0। तो मेरे स्टूडेंट मैंने पहले भी कहा था अगर इस टाइप के इक्वेशंस आते हैं तो हम इस टाइप के इक्वेशन को लिखते हैं सेपरेबल वेरिएबल के फॉर्म में। हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है। यहाँ x और y और यहाँ dx का कॉम्बिनेशन है, यहाँ x और y और यहाँ dy का कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेटली हम इसे सेपरेट कर सकते हैं।
तो देयरफॉर वही किया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सॉल्यूशन में, 3e⁻x tan y dx इक्वल टू, अब ये आपको सेकेंड टर्म मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है। सेकेंड टर्म अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, ये पॉजिटिव टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो निगेटिव हो जाएंगी। इसका मतलब माइनस ब्रैकेट 1 माइनस e⁻x x² dy। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो आप ब्रेक इस तरह से भी। ओके, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये तो बस अंडरस्टूड टर्म है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अगर ये नेगेटिव से मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो e⁻x - 1 sec² dy ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड वाला टर्म कंप्लीट हो गया, बराबर दिख रहा है मुझे, अच्छा हो गया, माइनस टर्म निकल गया, अब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सेपरेट कर सकता हूँ, y वाला टर्म y के पास चला जाए, x वाला टर्म x के पास चला जाए, इजीली मेरे पास कॉम्बिनेशन आ गई। अब y वाला टर्म मैं y के पास भेजता हूँ तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, x वाला टर्म x के पास जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो x वाला टर्म x के पास चला गया तो डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है यहाँ पे x वाला टर्म 3e⁻x - 1 dx। अब यहाँ से tan y इधर शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, तो इक्वल टू sec² अपॉन tan y dy। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन में मैं 3 को थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ, इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन e⁻x - 1 dx। सेकेंड राइट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन sec² tan y dy कांस्टेंट c। अब सिंपल सा फंडा है, मैंने अभी कहा था कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में हमें मिलता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन लिखते हैं। तो देखो e⁻ का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए मुझे डिनोमिनेटर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ डिनोमिनेटर टर्म। ये मेरा फॉर्मूला होता है, मैंने जो अभी आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी देखते हैं tan का डेरिवेटिव sec² होता है। देखो कितना इजीली मुझे आंसर मिल गया, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था वो, और मैंने आपको उस क्वेश्चन को कैसे सिंपली ब्रेक करी, ये सब आपको आता है। डेरिवेटिव्स ऑफ tan का डेरिवेटिव sec² होता है तो उसका फॉर्मूला अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैठा है हम लिखते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर टर्म और प्लस log ऑफ c, क्योंकि बोथ साइड log है इसलिए हमने log यूज किए और कुछ नहीं किया। ओके, देन log यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर log प्रॉपर्टीज ऑपरेट हो गई है। ये जो 3 था ये log वाली टर्म के पावर में चला गया, log की प्रॉपर्टीज होती है, यह आपको पता है, सभी को पता है। ये log ये जो 3 है ये log के पावर में चला गया, ये प्रॉपर्टीज है हमारी, तो इसे लिखते हैं log ब्रैकेट e⁻x - 1 होल पावर 3 और यहाँ पे log a प्लस log b की प्रॉपर्टी, तो log a डॉट b लिखते हैं। log शुड बी कैंसल, देन y इक्वल टू tan, ये c को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अब आपके सामने आंसर आ गया, आप जहां घुमाना चाहते हो कांस्टेंट को वहां घुमा दो, जिस तरह से आपका ऑप्शन है। तो tan y इक्वल टू e⁻x - 1 होल क्यूब अपॉन c, इस तरह से मुझे आंसर मिला। जिस तरह से आपके पास ऑप्शंस आएंगे उस तरह से आपको ऑप्शन आपके आंसर घुमाने। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन जो इतना डिफिकल्ट लग रहा था, ये कैसा सॉल्व करें, कैसा शिफ्ट करें, तो इसे देखो इतना इजीली सिंप्लीफाई हो चुका है ये क्वेश्चन। आपको सिर्फ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आपके सामने आने वाला है। इतना सिंपल क्वेश्चन था इस तरह से क्वेश्चन। अब और एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, अरे ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कहने की टकराएंगे आपसे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अनदर वही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। वो देख x है ब्रैकेट में 1 + y² है dx है, फिर y है 1 + x² है dy है। आगे इस तरह के क्वेश्चंस है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे थोड़ा सा ये चेक करके देखते हैं कि x वाला टर्म x के पास भेज दिया जाए और y वाला फंक्शन y के पास भेज दिया जाए। तो यही करते हैं हम यहाँ पे, वही काम करते हैं, सेपरेट द वेरिएबल। वही देखो मैंने x वाला टर्म x के पास भेज दिया, यानी ये 1 + x² डिनोमिनेटर में आएगा, x अपॉन 1 + x² dx
और इधर का टर्म y 1 प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, यानी y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। आगे अब सिंपल है, मुझे इसका आंसर निकालने के लिए ऑब्वियसली इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा देखो मैंने क्या किया हुआ, क्योंकि ये जल्दी फॉर्मूला बन जाता है, वही फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने अभी दो प्रॉब्लम में यूज किया हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x1 प्लस एक्स स्क्वायर ये टर्म थी, यहाँ पे मैंने 2 लाके रखा है, 2x लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया हुआ है, यानी उस टर्म को मैंने बैलेंस किया हुआ है। अब किस लिए बैलेंस किया हुआ है, इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स न्यूमरेटर में आ गया है। वो देखो अभी, यानी कि 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टॉइस x, ये देखो डिनोमिनेटर में आ चुका है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ चुका है, तो इसका आंसर तो मैं इजीली लिख सकता हूं। यहाँ पे भी मैंने वही किया है, सेकेंड टर्म में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड टॉइस y 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू कांस्टेंट c, यही किया है मैंने। बड़ा सिंपल सा टर्म है। अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो क्या लिखते हैं हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर 1/2 log of 1 plus y square यानी डिनोमिनेटर इक्वल टू c, ये लिखा हुआ है। देन 1/2 शुड बी कॉमन, तो log a प्लस b की प्रॉपर्टी लग जाएंगी। log a प्लस b की प्रॉपर्टी लगती है तो हम लिखते हैं log a इंटू log b, वो लिखा है। 1/2 कॉमन निकाला है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर लगी प्रॉपर्टीज, log a इंटू log b, ये प्रॉपर्टीज लगी हुई है। देन यहाँ पे देखते हैं 2 को शिफ्ट करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये राइट हैंड साइड में तो टॉइस सी हो जाएगा, टॉइस सी। अब टॉइस सी इज अ इंटीग्रेट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हो, इधर लॉग है तो आप लॉग लिख दो, लॉग सी लिख दो, वो आपका लुकआउट है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कांस्टेंट टॉइस सी इज अ कांस्टेंट, तो लॉग सी इज आल्सो कांस्टेंट। तो मैंने नोटेशन दिया बिकॉज क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड में लॉग है, ये नोटेशन दिया हुआ है। Therefore, log should be cancelled, then remaining term should be 1 plus x square into 1 plus y square equal to constant c। इस तरह से आंसर हम ब्रेक करते हैं। ओके, मैंने इसके इतने सारे क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन कहने की टकराएंगे, इसलिए मैंने इस टॉपिक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। डिफरेंट टाइप वाले क्वेश्चन, डिफरेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। और एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, ये डिफरेंट क्वेश्चंस है। अब ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सर ने इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे बताया था, कैसे ब्रेक करना था, क्योंकि बहुत सिंपल है इस तरह के क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना। इस तरह के क्वेश्चन हम देखो कितना सिंप्लीफाई करते हैं। dy by dx प्लस dy by dx इक्वल टू e पावर 3x माइनस 2y प्लस x स्क्वायर e पावर माइनस 2y, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन है। हम पहले ये सोचेंगे कि इसे हम सेपरेट कर सकते हैं क्या, तो सेपरेट कर सकते हैं क्या, पहले ये देखते हैं। अब सेपरेट करेंगे तो क्या होगा सेपरेट, चलो dy by dx e पावर 3x e पावर माइनस 2y को सेपरेट कर सकते हैं, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं e पावर 3x इंटू e पावर माइनस 2x, इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं इससे। तो ये ब्रेक हो गया, पहला टर्म आपका ब्रेक हो गया, e पावर 3x इंटू e पावर माइनस 2x, ये ब्रेक हो गया, प्लस x स्क्वायर e पावर माइनस 2x। अब इसमें से e पावर माइनस 2y कॉमन निकाल सकते हैं, e पावर माइनस 2y अगर कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे देखो आपके पास दो टर्म फिर से आ गई है, दोनों प्रोडक्ट में एक y की टर्म है और एक x की टर्म है, दोनों टर्म आ गई। अब ये हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, y वाली टर्म को y में शिफ्ट कर सकते हैं और x वाली टर्म को x की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट वेरिएबल, ये निगेटिव टर्म लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी, निगेटिव टर्म ये देखो निगेटिव टर्म को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ये जो e पावर माइनस 2y डिवाइड कर दो, डिवाइड में 1 अपॉन e पावर माइनस 2y आएगा, माइनस 2y को 1 अपॉन माइनस 2y को हम लिखते हैं e पावर 2y लिखते हैं, वो लिखा गया है, ये देखो 1 अपॉन उसका रेसिप्रोकल लिखा गया है। बड़ा सिंपल सा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ओके, तो e पावर 2y dy ये लिखा गया है कि इसका e पावर माइनस 2y का रेसिप्रोकल है, इसलिए लिखा गया है वो।
तो e पावर 2y dy और ये देखो dx वाली टर्म इधर शिफ्ट कर दो। सिंपल है, अभी इंटीग्रेट करना है इसका। क्या सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन। सिंपल सा ब्रेक करना था हमें, कुछ भी नहीं करना था। देखो इस तरह क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2y dy इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें ब्रेक करते थोड़ा सा। पहला टर्म है e पावर 3x dx और दूसरा टर्म है x स्क्वायर dx प्लस c कांस्टेंट। अब क्या होता है e पावर का इंटीग्रेशन, तो हमें e पावर का इंटीग्रेशन अभी हमें पढ़ना है। e पावर का इंटीग्रेशन e पावर ही होता है, और जितना कांस्टेंट होता है ना उतना डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। देखो यहाँ पे e पावर 2y है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लिखा गया है। इस तरह से इसे पढ़ते हैं। जितना कांस्टेंट हमारे e पावर को होता है उतना हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। कब लिखना है, इंटीग्रेट में लिखना है। इंटीग्रेट में हम लिखते हैं इसे, और यहाँ पे e पावर 3x dx, तो e पावर का इंटीग्रेशन e पावर 3x अपॉन कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट 3 है। अब यहाँ पे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली इसका पावर बढ़ेगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपको भी पता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, इसका पावर बढ़ेगा, x से पावर बढ़ता है। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन में पावर 2 है तो इसका पावर 3 होगा, और अपॉन में उतना ही कांस्टेंट आएगा। इस तरह का इंटीग्रेशन हम ब्रेक करते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, आपके सामने ऑप्शन दिखेंगे, आपको बराबर अप्लाई करना। इस तरह से हम टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अब मैंने इसके 5 क्वेश्चन दिए स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक के मैंने लिया हुआ है, और असाइनमेंट में भी मैंने क्वेश्चन पुट अप किए हुए हैं। अब इस तरह के असाइनमेंट के क्वेश्चन को आपको बराबर देखना है। ओके, तो ये हो गया मेरा चौथा टॉपिक भी क्लियर। 5वां टॉपिक है मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपने 12th में पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं प्रिपेयर किए, आपने 12th में प्रिपेयर किए हुए हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है वो देखते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसा ब्रेक करते हैं, कैसा आइडेंटिफाई करते हैं, वो मैंने आपके सामने रखा, आपकी स्क्रीन पे भी है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन m and n आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। ये जो m और n है ये फंक्शन है x और y के, ये फंक्शन है x और y के, x एंड y के फंक्शन हो सकते हैं m और n में। तो इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, इस तरह का वो इक्वेशन हो सकता है। m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट, इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट डिफरेंट एग्जैक्ट इक्वेशन। इस तरह का हो सकता है। when कब होगा वो एग्जैक्ट इक्वेशन, then when कब होगा वो एग्जैक्ट इक्वेशन, then exist अगर ये डेरिवेटिव्स मेरे एग्जिस्ट होते हैं, डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x, और ये दोनों डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट होते हैं, दोनों डेरिवेटिव्स का सेम आंसर आता है, दोनों डेरिवेटिव्स का अगर सेम आंसर आता है तो इक्वेशन एग्जैक्ट होंगी, ये तो अदरवाइज इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो सकती। ये दोनों डेरिवेटिव्स का सेम आंसर आना चाहिए। m को मुझे y से डेरिवेटिव्स करना है और n को मुझे x से डेरिवेटिव्स करना है। इन दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट हो गई। अब एग्जैक्ट हुई तो उसका सॉल्यूशन कैसा, उसका सॉल्यूशन कैसा रे बाबा, वो हमें अभी देखना है। इसका सॉल्यूशन है इंटीग्रेट, देखो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, उसका सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू कांस्टेंट c, c इज द इंटीग्रेट कांस्टेंट। और मैंने यहाँ पे और कुछ भी लिखा हुआ है, सेकेंड इंटीग्रल में कुछ लिखा हुआ है मैंने, वो बराबर पढ़ो। सेकेंड इंटीग्रेशन में लिखा है नॉट कंटेनिंग x टर्म, जब मैं इंटीग्रेट सॉल्व करूंगा तो मैंने वहां पे लिखा है नॉट कंटेनिंग x टर्म। इसका मतलब अगर मेरे n के फंक्शन में x टर्म आती है तो मैं उसे निगलेक्ट कर दूंगा, रफ आउट कर दूंगा, उसे मैं निगलेक्ट कर दूंगा। सेकेंड टर्म देखो मेरा, सेकेंड टर्म इस सॉल्यूशन का सेकेंड टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टर्म
एन डी वाई नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म, इसमें एन में कोई भी एक्स टर्म नहीं चाहिए। अगर एक्स टर्म आती है तो मैं उसे निगलेक्ट कर दूंगा, ये ध्यान में रखना, तब हम जाके बराबर इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ फॉर्मूले आपके माइंड में फिक्स कर लो। ये फॉर्मूले ही आपको बराबर आने वाले डेरिवेटिव्स करना आता है, आप लोगों को इंटीग्रेशन करना आता है, ऐसा है कि नहीं आता किसी को भी, सबको आएगा। ये सिर्फ आपके माइंड में फिक्स करो एग्जैक्ट कैसा होता है। ये m डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x दोनों के डिफरेंशियल, दोनों के डेरिवेटिव सेम आना चाहिए, तो एग्जैक्ट। फिर सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy कांस्टेंट c, तो n डू नॉट कंटेन x टर्म, n में कोई भी x टर्म नहीं आना चाहिए, और आती है तो उसे निगलेक्ट कर दो आप। सिर्फ आपके सेकेंड इंटीग्रल में y की टर्म ही दिखनी चाहिए और कोई टर्म दिखनी नहीं चाहिए, बस इतना ही आपको पिकअप करके रखना है। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला एग्जांपल। अब एग्जांपल से ही आपको आइडिया क्लियर होती है स्टूडेंट। देखते हैं एग्जांपल, ये देखो पहला एग्जांपल आपके सामने है, पहला एग्जांपल आपके सामने है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखो m dx प्लस n dy, यहाँ पे थोड़ा सा इसने चेंजेस किया, आप यहाँ पे उसने थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। पहले आता है हमारे जो क्वेश्चन है, पहले आता है m dx और n dy, दूसरा लिखा, हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हम ऑल्टरनेट करके लिख सकते हैं, तो वही लिखा गया है मैंने। देखो पहले आप मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है y dx यानी m dx प्लस x प्लस log y dy, इस फॉर्मेट में लिखा है मैंने इसे। m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ। स्टूडेंट मैं इसे सेपरेट नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे देखो ये सेकेंड जो टर्म है इसमें x प्लस लॉग y यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, इसलिए मैं इसे सेपरेट करके सॉल्व नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे इसे सेपरेट करके सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। ये हो गई मेरे एग्जैक्ट मेथड, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। अब इसे एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करता हूं, तो m dx यानी पहला टर्म आपका y है, y हो गया पहला m हो गया y, और दूसरा टर्म है n, और n हो गया x प्लस लॉग y। इजीली मिलता, क्या नहीं मिलता, डिफरेंशिएट करना है y को m को y से डिफरेंशिएट करते हैं, m को हम y से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं पार्शियली, डेल m अपॉन डेल y का डेरिवेटिव 1, y से डेरिवेटिव कर रहे हैं ना हम, तो y का डेरिवेटिव 1 आ गया क्योंकि हम y से डेरिवेटिव कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू 1। इधर हम डिफरेंशिएट करते हैं n को विथ रिस्पेक्ट टू x से, x से ही डेरिवेटिव करना है, जहां x है वहां पे डेरिवेटिव होगा, और जहां x नहीं है वहां पे डेरिवेटिव नहीं होगा, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। तो n को डिफरेंशिएट करते हैं डेल n अपॉन डेल x, x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे ये सेकंड टर्म y थी, इसका मतलब ये 0, खत्म। मुझे x से ही डेरिवेटिव करना है, तो मैं दूसरे टर्म का डेरिवेटिव क्यों करूं, क्योंकि दूसरा टर्म आपका y है। पहला मैंने y से डेरिवेटिव किया था, y वाली टर्म का ही डेरिवेटिव किया, n को x से डेरिवेटिव करना है तो x वाली टर्म का ही डेरिवेटिव किया। अब दोनों के आंसर सिमिलर है, सेम है, देखो दोनों डेरिवेटिव्स के आंसर सेम है, डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x, दोनों के आंसर सेम है, इसका मतलब डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वेशन। अब एग्जैक्ट इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी आना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखते हैं उस सॉल्यूशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू कांस्टेंट c। ये लिखा है नॉट कंटेनिंग x टर्म, n में x टर्म आना नहीं चाहिए, इसलिए हम देखो यहाँ पे पहला m की टर्म थी y, ये देखो आपके सामने पिक्चर है, और n की टर्म है x प्लस लॉग y, तो x डू नॉट कंटेन, तो x को निगलेक्ट किया, तो y log y की टर्म मैंने लिया है यहाँ पे इस तरह से, ये देखो y log y लिखा है और log y कांस्टेंट c। अब यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो y शुड बी कांस्टेंट,
x से ही इंटीग्रेट करना है तो x वाली टर्म का ही इंटीग्रेट करो ना, ये y वाली टर्म क्यों रखी है इंटीग्रेशन के अंदर, बाहर निकाल दो उसे, इमीडिएटली बाहर निकाल दो उससे। हमें x से इंटीग्रेट करना है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और log का इंटीग्रेशन पढ़े क्या, log का इंटीग्रेशन आप लोगों ने, log का इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन होता है आपके इंटीग्रेशन टॉपिक में, log का इंटीग्रेशन LIT रूल से सॉल्व करते हो आप, LIAT रूल से सॉल्व करते हो इसे। तो अब इसका जो मैं सिर्फ फॉर्मूला पिकअप किया हुआ है, और वो फॉर्मूला है log का इंटीग्रेशन होता है y log माइनस y, ये होता है log का इंटीग्रेशन, y log माइनस y इक्वल टू कांस्टेंट c। इस तरह का आंसर आता है log का इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हम LIT रूल से सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 लिख के, पहला 1 log पहले आता है, उसके बाद सेकेंड हम 1 को लिखते हैं और फिर फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं, लेट रूल का फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं। वो सब आपको इंटीग्रेशन टॉपिक में आपको बताया गया होगा। तो इस तरह के हम क्वेश्चन को जल्दी ब्रेक कर सकते हैं। स्टूडेंट बराबर ध्यान में रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन हम इजीली हमारे माइंड में ला सकते हैं और इजीली हम इसे खत्म भी कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता, हमें इतना सॉल्व करके भी नहीं देखना है, शॉर्ट ट्रिक फटाफट आपके माइंड में सॉल्व करना स्टार्ट हो गया ना, तो आपके ऑप्शन वहीं पे दिख जाता है आप लोगों को, कहाँ सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें बराबर सोच समझ के ये सारे कंसेप्ट बराबर यूज करने हैं। इसलिए हमारे पास वही ऑप्शन है, जिसके ज्यादा फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज्यादा सॉल्व करना आएगा। फॉर्मूले पे बराबर कॉन्सेंट्रेट करो और प्रैक्टिस करो, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने सिंपल क्वेश्चन आपको इमीडिएटली आते रहेंगे। सबसे बड़ा टारगेट है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो तो सिंपल क्वेश्चन इजीली आपके सामने आते हैं। स्टूडेंट ये देखो सारे इंटीग्रेशन में फॉर्मूला सब मैंने हिंट लगा के रखा है, फॉर्मूला होता है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ लॉग LIT रूल से सॉल्व करता है। अब उतना सारा रूल से हम सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम बहुत यानी डीप ये चले जाएगा उसका, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट फॉर्मूला आपको बताया है, y log y माइनस y, ये लॉग इंटीग्रेशन y का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हमें इस तरह के इंटीग्रेशन को बराबर देखना है, पकड़ के रखना है। सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रखा मैंने, और एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स एक्स स्क्वायर प्लस टॉइस एक्स वाई प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो वही इसी तरह का क्वेश्चन हो गया, एग्जैक्ट इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन सेपरेट नहीं होता बिकॉज ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, टॉइस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसमें रिलेशन है, ये सेपरेट नहीं होता। अब मैं किसी से सेपरेट नहीं होता तो मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करके देखूंगा। अब एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो बराबर हमें आंसर मिलता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो m की वैल्यूज ये मैं पहली वैल्यूज मेरी m की वैल्यूज से मैं कंपेयर करूं तो m की वैल्यूज हो गई टॉइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, n की वैल्यूज हो गई एक्स स्क्वायर टॉइस एक्स वाई प्लस साइन वाई, राइट। अब m को मुझे y से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, m को मैं y से डिफरेंशिएट करता हूं तो डेल m अपॉन डेल y। अब मुझे y से डेरिवेटिव करना है, y से डिफरेंशिएट करना है, y का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 तो टॉइस x एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव टॉइस y, यहाँ कंप्लीट हो गया मेरा टर्म, यानी पहला डेरिवेटिव मेरा इजीली कंप्लीट हो गया। जहां पे y से डेरिवेटिव करना है y वाली टर्म का ही आपको डिफरेंशिएट करना है और किसी टर्म का आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। n में हमें x वाली टर्म का ही डेरिवेटिव करना है तो हम x वाली टर्म का ही डेरिवेटिव करते हैं, डेल n अपॉन डेल x, x की टर्म ये देखो पहले x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव 2x, दूसरी टर्म x है, टॉइस x है, x का डेरिवेटिव 1 तो टॉइस y एज इट इज, मुझे x का ही डेरिवेटिव करना है और ये तीसरी टर्म में x टर्म है ही नहीं, इसलिए वो टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि उसमें x नहीं है। देखो दोनों टर्म आपकी सिमिलर है, डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x, दोनों टर्म आपकी सिमिलर है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट इक्वेशन हो गया। डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x इज एग्जैक्ट इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आपकी क्या है, सिमिलर है। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन आप कितने जल्दी चेक कर सकते हो देखते हैं। सॉल्यूशन m dx, फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू कांस्टेंट c, बट सेकंड जो इंटीग्रेशन होता है वो डू नॉट कंटेन x टर्म,
ध्यान में रखना, n में x वाली टर्म आनी ही नहीं चाहिए, आती है तो उसे निगलेक्ट कर दो। तो m की टर्म मैंने यहाँ पे रखी है, m की टर्म टॉइस x प्लस वाई, ब्रैकेट लिखा है मैंने, बराबर लिखो आप भी, टॉइस x y प्लस वाई स्क्वायर dx। अब n की टर्म आते हैं, n की टर्म में यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे सिर्फ साइन y लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये x वाली टर्म जो भी x की टर्म है मुझे निगलेक्ट करनी है। तो बची n में कौन सा टर्म रिमेनिंग रह गया फिर, साइन y dy इक्वल टू कांस्टेंट c। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं। अब मुझे पहले इंटीग्रल में x से इंटीग्रेट करना है, क्योंकि dx है, मुझे x से ही इंटीग्रेट करना है और किसी से नहीं करना है। ओके, तो पहला टर्म है आपका टॉइस x y, तो टॉइस और y को मैंने बाहर निकाल दिया, x dx का इंटीग्रेशन। दूसरा टर्म है y स्क्वायर, तो बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब मुझे यहाँ पे y से ही इंटीग्रेट करना है, तो साइन y का इंटीग्रेट होगा, सिंपल है, इंटीग्रेट कांस्टेंट c, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 शुड बी कैंसल, dx का इंटीग्रेशन होता है x, और यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन मेरे सामने आने वाला है। ओके, इस तरह से मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ब्रेक करता हूँ स्टूडेंट, इस तरह से मेरे इंटीग्रेशन मुझे ब्रेक मिल जाते हैं। ओके, तो ये हो गया, इस तरह का मेरा इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है, और ये इंटीग्रेशन आपको सभी को पता है किस तरह से हम ब्रेक करते हैं ना। मेरा तीसरा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरा जो आप लोग और आगे बहुत काम में आने वाला है, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जैक्ट इक्वेशन को मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, और इस तरह के 2 क्वेश्चन मैंने आपके इसमें रखा हुआ है, असाइनमेंट में रखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बड़े सिंपल होते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं होते, सिर्फ फॉर्मूला ब्रेक करो, फॉर्मूले को बराबर आइडेंटिफाई करो, इससे अलावा कुछ भी नहीं है आपको। और मेथड को बराबर देखो, मेथड क्या बोलती है। अब देखो ये मेरा 30 जो है लीनियर वाला मेथड, ये देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लीनियर यानी सिंगल, सबसे पहले लीनियर का मीनिंग सुन लो। लीनियर यानी सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, यानी एक ही, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस टाइप। ये देखो मैंने लिखा हुआ dy बाय dx प्लस py, dy बाय dx plus py equal to q, where p and q be the function of x only, यानी ये जो p और q है, इसका जो भी फंक्शन होगा वो x के फॉर्म में ही आना चाहिए और किसी फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है स्टूडेंट, dy बाय dx, इसके मल्टीपल में कोई भी टर्म नहीं आना चाहिए, सिर्फ हमें दिखना चाहिए dy बाय dx प्लस dy बाय dx के रिलेशन में एक y का टर्म आना चाहिए, और एक y का टर्म आ चुका है, ये देखो लिखा है, और राइट हैंड साइड q इज अ टर्म फंक्शन ऑफ x। q में जो फंक्शन आने वाले हैं वो x के ही फंक्शन आएंगे, p में जो फंक्शन आने वाले हैं वो x के ही फंक्शन आएंगे, और किसी के फंक्शन आने वाले नहीं है। तो बराबर थोड़ा सा केयरफुली इसे ऑब्जर्व करना है आपको। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज dy बाय dx दिखना चाहिए, dy बाय dx के आगे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, कोई भी मल्टीपल टर्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी मल्टीपल साइन नहीं होना चाहिए, कोई भी मल्टीपल फंक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ dy बाय dx दिखना चाहिए, प्लस रिलेशन y में होना चाहिए, और इक्वल टू q यानी द फंक्शन ऑफ x का कोई भी फंक्शन होना चाहिए, या फिर वो साइन y हो, tan y हो, e पावर x हो, कुछ भी हो, x फंक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। तो इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखो मैंने और लिखा है यहाँ पे dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q, राइट हैंड साइड में सिर्फ x टर्म के ही फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, x टर्म का ही फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, तब उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और यहाँ पे dy बाय dx के आगे कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, प्लस py रिलेशन ऑफ y होना चाहिए सेकेंड टर्म में, इक्वल टू q। इस तरह का हमारा लीनियर इक्वेशन होता है स्टूडेंट, बराबर ध्यान दीजिए। आपने 12th में है, आपको ये 12th में पढ़े होंगे आप लोगों ने।
अब इसे फाइंड क्या करते हैं, पहला इसके फाइंड करने की प्रोसेस देखते हैं। टू फाइंड, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस क्वेश्चन का एक हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी मिडिल टर्म का फाइंड आउट होता है, मिडिल टर्म का फाइंड होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका ये मिडिल टर्म है, सेकेंड टर्म है, वो फाइंड आउट होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IF, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला क्रिएट होता है e पावर इंटीग्रेट p dx, e के पावर के ऊपर इंटीग्रेट है, e पावर के ऊपर हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है, और उसमें लिखा है p dx, p फंक्शन है, p dx, ये हमारा पहला फॉर्मूला। देन फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा वो भी हमें देखना है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है वो भी हमें बराबर पिकअप करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज, ये देखो फॉर्मूला लिखा है, ये सब फॉर्मूले आपको स्टूडेंट बराबर प्रिपेयर करने हैं, ये आएंगे ही। कभी आपको क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाएगा, कभी कोई सॉल्यूशन पूछा जाएगा, बराबर आपको ध्यान देना है, बराबर आपको ध्यान देना है। सॉल्यूशन इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेट q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट c, ये मेरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बराबर आप मेंशन करो, बराबर आप हाईलाइट करो इस फॉर्मूले को। ये आपका अपर फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या फिर सॉल्यूशन पूछते हैं। और उसे क्वेश्चन शॉर्ट करना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा, क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाना है तो सॉल्यूशन पूछेगा। तो ये बराबर आप अपने माइंड में रखना है आप लोग। इसके क्वेश्चन बहुत है हमारे पास, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए इसके, आपके सामने डिटेक्ट करवाऊंगा क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी दिए हुए हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चन तो 101% आना ही है, चाहे सी के एग्जाम में हो या JEE के एग्जाम में हो, आना ही है इसके ऊपर। इसलिए इस टॉपिक को हमें बराबर हाईलाइट करना है, क्योंकि आपके ये सिलेबस का मेन टॉपिक है। इस मेन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने ही हैं, इसलिए हम इसके क्वेश्चन बराबर हाईलाइट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन, एग्जांपल चेक करते हैं। पहला एग्जांपल, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब ये dy/dx है, इसके मल्टीपल में कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब लीनियर हो गया, प्लस cot x इंटू वाई, यहाँ पे रिलेशन y का है, इसका मतलब ये लीनियर हो चुका है। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में x फंक्शन है, x फंक्शन, इसका मतलब ये टोटल आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सिंपल लीनियर डिफरेंशियल, सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इस तरह का देख, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इस तरह का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। चलो अब कंपेयर करते हैं आपके गिवन इक्वेशन से और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो p का फंक्शन कौन सा होगा, p का फंक्शन होगा cot x, क्योंकि y से y कंपेयर होगा, p का फंक्शन होगा cot x और राइट हैंड साइड 2 cos x, ये हो गया आपका p और q का फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर p dx, ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब e पावर p की वैल्यूज है cot x। अब cot x का इंटीग्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि मेरे सामने आने वाले ये सब पिक्चर, cot x का इंटीग्रेशन ये आने ही वाला है, तो cot x का मैं पिक्चर आपके सामने पहले ही बता चुका हूं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log ऑफ sin x, रख दिया आपके सामने। पहले मैंने आपको ये जो टिपिकल फॉर्मूले थे, जितने भी टिपिकल फॉर्मूले थे, मैंने आपके सामने आपके माइंड में पुट अप किया हुआ है कि log ऑफ cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x, e और log मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कुछ e और log, ये तो कोई हिंट, e और log शुड बी 1 होता है। इन दोनों का अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये कैलकुलेशन होता है 1 मैथमेटिकली, इन दोनों का कैलकुलेशन हम 1 लिखते हैं, तो रिमेनिंग क्या रहेगा मेरे पास, और e और log 1 हो गया, तो क्या इसका कैलकुलेशन आ गया सिर्फ मेरे पास sin x आ गया, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x आ गया। सिंपल सा पहला क्वेश्चन।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स आ गया। किडिंग? नाउ मैं अभी सॉल्यूशन पे आता हूं क्योंकि मुझे सॉल्यूशन पूछा गया है। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला ब्रेक करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला ब्रेक करते तो फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? फॉर्मूला लिखा था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये आपके सामने स्क्रीन पे फॉर्मूला है। अब q की वैल्यूज है 2 cos x, ये भी मैंने ब्रेक की थी। q की वैल्यूज है 2 cos x, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यूज है साइन, जो भी है मैंने मेंशन कर दी है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यूज है sin x, q की वैल्यूज है 2 cos x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यूज है sin x। अब dx, अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे डेरिवेटिव्स पे, लास्ट टाइम भी हमने डेरिवेटिव्स पे पढ़े थे। तो sin 2x का फॉर्मूला हो गया। अब sin 2x का फॉर्मूला है तो sin 2x का इंटीग्रेशन। क्या है इंटीग्रेशन? देखो बड़ा सिंपल सा, जो आपने पढ़े 12th में। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये अपॉन 2 क्यों आया? क्योंकि एंगल में कांस्टेंट 2 है ना, आपके एंगल में कांस्टेंट 2 है, इसलिए इंटीग्रेशन में अपॉन में आएगा। ठीक है, ये देखो मैंने आपके सामने ब्रेक किया, अपॉन में 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देखो 2y sin x, ये निगेटिव वाली टर्म को राइट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू twice c। twice c is, it should be another integrate constant, that will be should be constant। नोटेशन दे दो आप उसे फिर से c का। ओके, इतना इजीली आपका आंसर मिलता है। सिर्फ आपको फॉर्मूले माइंड में और बराबर जगह पे रखना है। जितना फॉर्मूले और आपके कंटेंट्स यूज होंगे उतना आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे बेटा। इसलिए स्टूडेंट बराबर आप ये टॉपिक को बराबर प्रिपेयर करो, क्योंकि इसके क्वेश्चन मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। इस टाइप का पहला क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिया आपके सामने, और आपके सामने रखा हुआ है विद फॉर्मूले भी सारे पुट अप किए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ही, चाहे वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा चाहे वो सॉल्यूशन पूछेगा, दोनों बराबर आपको ध्यान में रखना है। ठीक, सारी चीजें आपको बराबर प्रॉपर वे से ध्यान में रखना है। तो जिस तरह से आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी बराबर ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पे मैंने एक वर्ड्स प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन ही है, और ये इस तरह के क्वेश्चंस बड़े हाई लेवल के JEE लेवल के क्वेश्चंस है। द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सिंपल सा है, इसका मीनिंग समझ लो। एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो भी इक्वेशन क्रिएट होगा वो इक्वेशन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन यानी क्या होता है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दैट इज द ओरिजिन, एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके ओरिजिन यूज करना है और आंसर लेके आना है। देखते हैं। तो पहले यहाँ पे मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ये है सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस टॉइस एक्स वाई प्लस 4x स्क्वायर, ये मेरा क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे डी बाई डी एक्स, देखो डी बाई डी एक्स यही पे हाईलाइट होता है। डी बाई डी एक्स के मल्टीपल में कोई फंक्शन आया हुआ है, इसका मतलब ये इक्वेशन लीनियर नहीं होगा, ये इक्वेशन लीनियर नहीं होगा, क्योंकि इसके मल्टीपल में फंक्शन आया हुआ है। अब उस फंक्शन को हमें यहां से हटाना है, इक्वेशन को लीनियर बनाना पड़ेगा। तो उस फंक्शन को आपको यहां से हटाना है कि डी बाई डी एक्स के सामने कोई फंक्शन आया हुआ है, और ये फंक्शन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब लीनियर इक्वेशन नहीं है तो लीनियर बनाना पड़ेगा आपको, और लीनियर बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है? लीनियर हम इसे बनाएंगे तो ये जो फंक्शन यहाँ से हमें इसे हटाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स आ गया लीनियर।
डी बाय डी एक्स ट्वाइस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके टर्म कंप्लीट। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं p फंक्शन कौन सा हो सकता है और q फंक्शन कौन सा हो सकता है। ये कंपेयर करते हैं तो p फंक्शन ट्वाइस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q फंक्शन यानी राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका q फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमें यहाँ पे वैल्यूज मिलता है e पावर इंटीग्रेट ऑफ p dx, e पावर इंटीग्रेट p dx, p की वैल्यूज है ट्वाइस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स न्यूमरेटर में बैठा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर लॉग आता है। हमने अभी देखे हम आने वाले प्रीवियस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स अगर न्यूमरेटर में है तो हम लॉग लिखते हैं तो e log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e और log कैंसल या e और log शुड बी 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब इसका सॉल्यूशन ब्रेक करते हैं। क्या कहता है वो सॉल्यूशन, क्या सिंपल सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, क्या हम फॉर्मूला पुट करते हैं सॉल्यूशन का, वो हमें यहाँ पे देखना है स्टूडेंट। सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम क्या पुट करते हैं, कितना सिंपल सा फॉर्मूला है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम क्या रखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेट q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। अब इसमें आपको सिर्फ स्टूडेंट वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ भी पुट और सिंप्लीफाई और इजीली इसका आंसर आता है। स्टूडेंट देखते हैं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यूज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट q की वैल्यूज है 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा है मैंने वैल्यूज। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यूज मैंने पुट की हुई है उस इंटीग्रल में dx प्लस कांस्टेंट c। इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल होंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा 4x स्क्वायर dx। अब 4x स्क्वायर dx 4 को बाहर निकाल दो और इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट c। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा कर्व मिल चुका है। अब इस कर्व को क्या करना है, वर्ड्स प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ये वर्ड्स प्रॉब्लम वो क्या बोल रहा है, कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये जो कर्व है ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, इसका मतलब इसके 8 पॉइंट जो होंगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 हो गया y इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब कांस्टेंट का आंसर मिलेगा और कांस्टेंट इंटीग्रेट कांस्टेंट शुड बी 0। अब इंटीग्रेट कांस्टेंट शुड बी 0 यहां अप्लाई कर दो तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 4x क्यूब अपॉन 3, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। या ज्यादा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 से, तो 3y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब, जैसा ऑप्शन है वैसा आपको चलना है। इतना सिंपल सा वर्ड्स प्रॉब्लम था स्टूडेंट ये, और इसे हमने भी यहाँ पे ब्रेक कर दी। ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं, इस तरह की प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो डेफिनेटली हम सिंपल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैंने असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट में सिंपल क्वेश्चन है, उस असाइनमेंट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी किया हुआ है। कोई क्वेश्चन मैंने ऐसा भी पुटअप किया हुआ है कि हाँ मुझे ये बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है, इसमें से कौन सा नॉन लीनियर इक्वेशन है, इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हुए हैं। तो मैंने सारे हिंट मैंने आपको पहले ही बता दिए। लीनियर इक्वेशन हम कैसा आइडेंटिफाई करते हैं, लीनियर इक्वेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं डी बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। डी बाय डी एक्स के मल्टीपल में कोई भी टर्म नहीं आना चाहिए, अगर मल्टीपल में कोई टर्म आती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी, और मल्टीपल से वो डी बाय डी एक्स रहता है प्लस पी वाई रहता है इक्वल टू क्यू रहता है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो इस तरह के मैंने लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन के बारे में कंपैरिजन मैंने दिया हुआ है, आपके सामने दिया हुआ है। तो इस तरह के इक्वेशन हमें बराबर रखना है।
कोई कोई क्वेश्चन में इंडिकेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, इंडिकेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों से पूछा जाता है, तो वो भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है पॉइंट आउट। ओके, तो नाउ मैं आने वाले और टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक में इसके 2 ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने लिखा है आपके असाइनमेंट में, मुझे टॉपिक बहुत सारे कवर करने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, नया टॉपिक में आते हैं। नया टॉपिक भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक भी कहने की हमें जे लेवल के क्वेश्चन को ब्रेक करने में मदद करता है। अब नया टॉपिक है इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। अब कोई इक्वेशन होगा जिस इक्वेशन को हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते तो उसे थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसे थोड़ा रिड्यूस करते हैं और उसके बाद उसे सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद फिर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। सेपरेट करने के बाद हम उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद थोड़ा सा हम उसे मॉडिफाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो हमें वो आंसर मिलता है। तो ये किस तरह के टाइप के क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि मैं थ्योरी लिख नहीं सकता इसकी। थ्योरी मैं इंग्लिश में लिख के क्या करूंगा, मुझे मैथमेटिक्स लिखना है, मैं मैथ से लिखूंगा, मैं मैथ्स में ही समझाऊंगा। अब देखो ये रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूट मेथड, ये क्या है? ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकता है, डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें रिलेशन हो सकते हैं, ये देखो इसमें रिलेशन होंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और आते हैं तो मुझे नहीं पता। अब इस तरह के रिलेशन को ब्रेक करने के लिए, इस तरह की इक्वेशन को ब्रेक करने के लिए कैन बी रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज कर सकता हूं, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके। अब ये जो रिलेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी, इस रिलेशन में मैं सब्स्टिट्यूट पुट करता हूं। अब सब्स्टिट्यूशन होगा x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू v। v मैंने सब्स्टिट्यूट लिया हुआ है, v इज अ फंक्शन, v मैंने सब्स्टिट्यूशन लिया हुआ है। अब आप और कोई सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो, ओके। मैंने v लिया हुआ है, x प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन मैंने लिया हुआ है। अब ये सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x से। y मेरा फंक्शन रहेगा, v मेरा फंक्शन रहेगा, इसे मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा। ओके, इस तरह के पॉइंट ऑफ मुझे यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे ब्रेक करना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ब्रेक कर सकते हैं। देन पहला मेरा जो टॉप क्वेश्चन है वो देखो, यहाँ से पता चल जाता है आप लोग। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx 4x plus y plus 1 होल स्क्वायर। अब देखो इसमें ये डेरिवेटिव्स में इतने सारे रिलेशन है। अब डेरिवेटिव्स में इसके अंदर इतने सारे रिलेशन है, इसे कैसे ब्रेक किया जाए? तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, सर ने बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड v इक्वल टू 4x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो क्या होगा मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड? अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैंने v सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, v मेरा फंक्शन है, y मेरा फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx, क्योंकि v फंक्शन है, dv अपॉन dx, x का डेरिवेटिव 1 तो 4, y भी फंक्शन है तो dy बाय dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये देखो इसका मतलब dy बाय dx इक्वल टू क्या? dv अपॉन dx माइनस 4, dy बाय dx राइट हैंड साइड का 4 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। और ये मैंने dy बाय dx की जो वैल्यूज यहाँ पे बताया मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ यूजिंग 1। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? dv अपॉन dx माइनस 4, dy बाय dx की जगह मैंने वैल्यूज रख दी, ये देखो, और इसके जगह मैंने v पुट किया था 4x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसके जगह मैंने v पुट किया था, ये देखो v स्क्वायर आ गया, क्योंकि वहां पे स्क्वायर लगा हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पे 4 को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट हैंड साइड, dv अपॉन dx v स्क्वायर प्लस 4। अब v वाली टर्म यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सेपरेट द वेरिएबल मेथड। अब v वाली टर्म v के पास यूज करता हूँ। अब देखो v वाली टर्म v के पास भेज दिया मैंने, तो v वाली टर्म ये से भेजते हैं तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर 4 होता है, लिख दिया मैंने। आप भी लिख सकते हो, कैसे नहीं लिख सकते आप। और ये dx को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, dx। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 v स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर dv। ये देखो फॉर्मूला आपके सामने, हिंट है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a होता है। कितने इजीली मुझे आंसर मिल गया। इतना डिफिकल्ट वो टर्म था, उस रिलेशन थे उसमें बहुत सारे रिलेशन को मैं सॉल्व नहीं कर सकता था, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, तो इमीडिएटली मेरे सामने आंसर आता है। और v से मुझे इंटीग्रेट करना है, तो 1/a की वैल्यू से 2, ये देखो फॉर्मूला ऑपरेट हो रहा है। 1/a की वैल्यू से 2 tan इनवर्स ऑफ v अपॉन 2 और dx का इंटीग्रेशन x कांस्टेंट c। v को रिप्लेस करो, v को जो हमने पुट किए थे हमें वापस करना पड़ेगा, जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिखे थे v 4x प्लस y, ये v यूज किए थे और हमने वही पुट किया और सब्स्टिट्यूशन वापस कर दी। इसका मतलब इस तरह से मुझे आंसर ब्रेक करने हैं। इस तरह से आपको ऑप्शंस दिखेंगे स्टूडेंट, और वो ऑप्शंस को आपको बराबर आइडेंटिफाई करना। ये हमारा पिक्चर हमारे माइंड में होना चाहिए स्टूडेंट कि हम क्या करते हैं। मैं और एक आपके सामने और एक टर्म रखना चाहता हूं, वो देखो सेकंड फॉर्म कैसा हो सकता है। और देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी वो इक्वेशन दे सकता है। सेकंड फॉर्म देखो, dy by dx y अपॉन x प्लस फंक्शन y अपॉन x। इस तरह से भी आपके पास कोई इक्वेशन आ सकती है, इस तरह से भी आपके पास कोई इक्वेशन आ सकती है। तो इस तरह के इक्वेशन को हमें किस तरह से ब्रेक करना चाहिए, वो आपके पास लिखा हुआ है। देखो मैंने लिखा हुआ है किस तरह से हमें ब्रेक करना चाहिए इस तरह के इक्वेशन को। यही तो टर्म होती है, क्योंकि मैथ्स बहुत होता है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट मेथड से सॉल्व होते हैं। हमें बराबर वो क्वेश्चन को बराबर आइडेंटिफाई करके देखना पड़ता है। बहुत सारे डिफरेंट मेथड से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन को, इसलिए हमें सिंपल मेथड की तरफ करेक्ट होना है। तो इस तरह के कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखता है, तो सेकंड फॉर्म मैंने लिखा है dy by dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस फंक्शन y अपॉन x। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है स्टूडेंट, तो आपको y अपॉन x के जगह v सब्स्टिट्यूट कर दो। v यानी अनदर फंक्शन, सब्स्टिट्यूट कर दो उसे। कैसे नहीं होता वो, मैंने आपको हिंट बताया है। इस तरह की इक्वेशन अगर आपको दिखती है, तो आपको मैंने हिंट दिया है y अपॉन x की जगह v पुट कर दो, तो y इक्वल टू v डॉट x, ये भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट बराबर ध्यान में रखना है इस तरह के क्वेश्चन को। तो चलो मैं इस तरह के एक दो क्वेश्चन एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं। इस तरह के एग्जांपल को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे। और ये आपको जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया है, इसके एग्जांपल भी मैंने दिए हुए हैं, आप इसके एग्जांपल सॉल्व आउट करो। इसी पैटर्न में एग्जांपल मैंने आपके सामने क्रिएट किए हुए हैं, और वो सिंपल है। इसी तरह के क्रिएट किए हुए पैटर्न में मैंने एग्जांपल, वो बहुत सिंपल है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन इस तरह पैटर्न के फॉर्म में होगा, इस कंडीशन के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया आपको, ये सारे हिंट है। आपको डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन करना आ जाएगा, ये हिंट बराबर ऑपरेट करना है अभी आप लोग। तो चलो पहला क्वेश्चन देखता हूं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन पहला, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे तो यहां पे लिखा हुआ है x dy by dx इक्वल टू y प्लस x tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अब ये tan इनवर्स ऑफ tan के एंगल में y अपॉन x लिखा है, tan के एंगल में मैंने लिखा है y अपॉन x। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए स्टूडेंट, सर ने ये सेकंड फॉर्म बताए थे, y अपॉन x की जगह हमें कुछ पुट करना था, वो बताए थे। तो अब हमें एक काम करना है y अपॉन x, तो y अपॉन ये dy by dx के सामने एक मल्टीपल फंक्शन बैठा हुआ है, उस मल्टीपल फंक्शन को डिवाइड करते हैं। अगर हम ये मल्टीपल फंक्शन को डिवाइड कर दिए, तो हमें यहाँ पे हमारा कंडीशन, हमारा टाइप मिल जाएगा। डिवाइड करते हैं dy by dx y अपॉन x, x कैंसिल होगा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ये देखो आपके सामने मैंने लाके रख दिया, कितना जल्दी आप सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है।
अब y अपॉन x की जगह मैं पुट करता हूं v, मैंने आपको बता दिया था इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे ब्रेक करना है। पुट y अपॉन x इक्वल टू v, दैट विल बी y इक्वल टू v डॉट x, लिख सकते हो आप। अब मैंने क्या किया, इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया हुआ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y भी फंक्शन है v भी फंक्शन है, इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल यूज होने वाला है, 1 और 2 लिखा है, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल। तो dy by dx, dy by dx, dy by dx इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव है x का डेरिवेटिव 1, फिर सेकंड टर्म एज इट इज v का डेरिवेटिव होगा dv अपॉन dx, dv अपॉन dx। चलो स्टूडेंट dy by dx की वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, dy by dx की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1, dy by dx की वैल्यूज है v प्लस x dv अपॉन dx और y अपॉन x की जगह में v पुट करना है, y अपॉन x की जगह में v पुट करना है, तो v प्लस tan v, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड का v और लेफ्ट हैंड साइड का v कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग टर्म क्या है, रिमेनिंग टर्म है आपकी x dv अपॉन dx और tan v। तो अब मैं सेपरेट करता हूं यहाँ पे स्टूडेंट, v वाली टर्म v के पास, x वाली टर्म x के पास, तो tan को सेपरेट करते तो 1 अपॉन tan आएगा, x को सेपरेट करते तो 1 अपॉन x आएगा। अब इसका सिंपल है 1 अपॉन tan होता है cot, सब आपको आता है। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot, अभी के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि cot का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपके सामने लिखा हुआ है, cot का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है एंड देन इंटीग्रेट कांस्टेंट, cot इंटीग्रेशन ऑफ cot, ये मैंने अभी आपको लिखे हैं हमारे सामने फॉर्मूले, ये सभी स्टार्टिंग में मैंने वही बताया था कि आपको कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़नी है, और वही देखो वो सारे फॉर्मूले आपके सामने ही आ रहे हैं, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूले आ ही नहीं रहे। तो मैंने यही बताया कि लॉग cot का इंटीग्रेशन हमें मिलता है log ऑफ साइन v के फॉर्म में, तो v, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा तो log x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c लिख सकते हो। Therefore log प्रॉपर्टी log a प्लस b, तो log a डॉट b लिखते हैं, log log कैंसल, sin v इक्वल टू x डॉट c, तो v की वैल्यूज क्या थी, v क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, y अपॉन x, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर आता है। बस मेथड को आपको बराबर पिक करना है, हमारे क्वेश्चन को पिक करना है। हाँ स्टूडेंट, अनदर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ब्रेक करता हूं, और ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन लग रहा होगा सर ये कितना टिपिकल क्वेश्चन है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा इसका आंसर इतना ही सिंपल होगा जितना टिपिकल दिखता है। और मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो मैंने यहाँ देखा है cos के फंक्शन में y अपॉन x लिखा हुआ है। अब y अपॉन x है तो आपका माइंड का स्ट्राइक होना चाहिए कि सर ने एक सेकंड फॉर्म भी बताया था हमें, y अपॉन x वाला भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, और डेरिवेटिव्स के मल्टीपल में कोई भी फंक्शन नहीं आना चाहिए और उसे हम डिवाइड कर देंगे, इस तरह का मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो डिवाइड करता हूं, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, dy बाय dx मिलेगा, यहाँ पे x कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में x रहेगा तो माइनस y अपॉन x, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल होगा तो cos y अपॉन x। देखो आपके सामने आपका इक्वेशन आ चुका है जो मैंने आपके सामने फॉर्म करके दिखाया था। अब इस फॉर्म को हम क्या पुट करते हैं वो आपको ही पता है, इस फॉर्म को पुट करते हैं y अपॉन x इक्वल टू v, दैट इज y इक्वल टू v डॉट x, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे मैंने v और y दोनों फंक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, इसलिए लिखा है मैंने फर्स्ट और सेकंड, जहां मैं फर्स्ट और सेकंड लिखता हूँ वहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना ही है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ dy का dy बाय dx, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, प्रोडक्ट रूल ऑपरेट कर रहा हूँ, सेकंड टर्म एज इट इज v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। अब ये dy बाय dx की वैल्यूज मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है स्टूडेंट, देखो dy बाय dx इक्वेशन नंबर 1, देखो इक्वेशन नंबर 1 dy बाय dx की जगह मुझे पुट करना है v प्लस x dv अपॉन dx, मैंने रख दिया, y अपॉन x की जगह मुझे v पुट करना है, मैंने रख दिया, इक्वल टू 1 प्लस cos y अपॉन x की जगह मुझे v पुट करना है, मैंने रख दिया, ये प्लस v माइनस v कैंसिल हो गया, इजीली आपके सामने आंसर आ गया।
x dv अपॉन dx है, 1 प्लस कॉस v बैठा हुआ है। अब मुझे वही काम करना है, सेपरेट द वेरिएबल, v वाला टर्म v के पास, x वाला टर्म x के पास भेजना है। तो वही v वाला टर्म v के पास शिफ्ट करते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस v dv, x वाला टर्म x के पास भेजते हैं, तो 1 अपॉन x dx, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन कॉस का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इसे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने डेरिवेटिव्स में भी ये फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को। तो 1 प्लस कॉस को लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे v एंगल आपका v है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 कॉस स्क्वायर v अपॉन 2, ये लिखा हुआ। अब 1 अपॉन कॉस, अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर। ये सब मैंने आपको डेरिवेटिव्स के टॉपिक में ही बताया। 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर होता है, सिंपल सा टर्म्स। तो 1/2 एज इट इज, 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर v बाय 2 dv, 1 अपॉन x dx। अब करते हैं इंटीग्रेट, ऐसे इंटीग्रेशन नहीं आता। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर v बाय 2 dv और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x और कांस्टेंट c, इंटीग्रेट कांस्टेंट c। अब क्या होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, और आपका एंगल क्या है, v/2 अपॉन 1/2 आएगा, क्योंकि वो जो 1/2 कांस्टेंट है, जो एंगल में जो भी कांस्टेंट होता है वो अपॉन में ही आता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो अब 1/2 शुड बी कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x शुड बी log x और इंटीग्रेट कांस्टेंट c, that will be tan v upon 2 is remaining, therefore v की वैल्यूज होती है, tan v की वैल्यूज y upon x और upon 2 log x plus c। इतना सिंपल आपके सामने आंसर आ जाता है। तो ये होती है आइडेंटिफाई करने, जहां आप मेथड आइडेंटिफाई करोगे उसका इजीली सॉल्व आउट करना आपको आएगा स्टूडेंट। तो ये हो गया, इस तरह के टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपके असाइनमेंट में पुट अप किए हुए हैं। आप प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि ये बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है, जेई के लेवल के क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम थोड़ा सा